एक बार फिर से अखबारों के पन्ने अगर हम पलटें तो इसमें जिक्र है मोदी की मेरठ रैली का, जिसमें आज जिक्र हो रहा है आरएलडी के साथ 15 साल के बाद जो एनडीए की रैली है। पहली बार 15 साल के बाद मंच साझा करते हुए आपको नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का पावर प्ले। पीएम मोदी मेरठ से करेंगे चुनावी शंखनाद। 2014-2019 के बाद तीसरी बार मेरठ से होगा शंखनाद। प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां हो रही हैं। मेरठ में ड्रोन, गुब्बारे, छोटे प्लेन उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। जयंत चौधरी के साथ जाटलैंड को भी साधने की रणनीति होगी। मोदी मेरठ से आज पश्चिमी यूपी का मंथन करेंगे। साथ ही आपको बता दें ये मित्र दल मौजूद रहेंगे। कौन कौन मौजूद रहेंगे? रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी, केंद्रीय मंत्री अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, कैबिनेट मंत्री सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद होंगे। महिमा बिल्कुल। और देखिए, दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है और फ्रंट पेज में बड़े अच्छे तरीके से दो हेडलाइंस, क्योंकि आज एक तरफ जहां बीजेपी का प्रचार और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी एक साथ। यहां पर चुनावों की घोषणा के 15 दिन बाद प्रचार की शुरुआत आज से लिखा हुआ हेडलाइन और कॉलम है श्री राम के रण से प्रचार का आगाज करेंगे मोदी। तो दूसरी तरफ रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन दिखाएगा शक्ति, यानी कि राम दोनों के उसमें। भाजपा लोकसभा चुनाव में प्रचार का आगाज श्रीराम के रण से करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पहली चुनावी महासभा को संबोधित करेंगे, जैसे कि आपको पहले ही पलक ने इसकी जानकारी दी है। पार्टी ने यहां पर से टीवी सीरियल रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल को उतारा हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद मेरठ में टीवी के श्रीराम के निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी अभियान की शुरुआत को सियासी रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त माना जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि सभा में एनडीए के सहयोगी के तौर पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और जैसे कि पलक कह रही थी कि 15 साल बाद गठबंधन की पहली रैली होने वाली है, इसलिए इसको पलक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत रत्न अलंकरण के अगले ही दिन पश्चिमी यूपी में साझा रैली के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दोनों इसे किसानों और जाटों को साधने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। मोदी मेरठ समेत 5 सीटों के प्रत्याशी को जिताने का आह्वान करते हुए नजर आएंगे। तो दूसरी तरफ रामलीला मैदान में एनडीए गठबंधन भी आज शक्ति प्रदर्शन करता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि आज का दिन इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण का पावर प्ले आज आपको देखने को मिलेगा अलग अलग राज्यों में। खुद प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ मेरठ दौरे पर, और मेरठ में सिर्फ मेरठ की बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, बल्कि मेरठ समेत 5 सीटों के प्रत्याशियों को जिताने का आह्वान करने वाले वहां की जनता से, वहां के लोगों से। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताते हैं। फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान, बीजेपी की 300 से 335 सीटें आने की संभावना, कांग्रेस के 41 से 45 सीटों पर सिमटने की संभावना। राहुल गांधी जीत सकते हैं अपनी सीट। कांग्रेस के बाकी दिग्गजों के हारने की भविष्यवाणी है। वैभव गहलोत, हनुमान बेनीवाल के आने की संभावना। तो देखिए, फलौदी सट्टा बाजार का यह अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी 400 का पार का नारा लेकर चली हुई है, लेकिन इस सट्टा बाजार में अनुमान कुछ और ही है। और कांग्रेस पार्टी की सीट 41 से 45 बताई जा रही, बीजेपी की 300 से 335। और इस बीच आपको बता दें कि पहले चरण में तस्वीर हुई साफ, 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में 102 सीटों के लिए 21 राज्यों में मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। 3288 प्रत्याशियों ने पर्चे भर दिए हैं। बचे हुए करीब 1500 चुनावी समर, और इस बीच महिलाओं पर तंज, रिश्तों की जंग, और 12 सीटों पर राजस्थान में 114 उम्मीदवार उतारे गए हैं। 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में पर्चे भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है। फिलहाल आपको जो जानकारी हम दे रहे हैं उसके अनुसार 102 सीटों के लिए 21 राज्यों में मुकाबला होता हुआ नजर आने वाला। बेहद दिलचस्प मुकाबला। 3288 प्रत्याशियों ने अब तक पर्चे भर दिए हैं। चुनावी समर में महिलाओं पर तंज, रिश्तों की जंग देखने को मिलेगी। बढ़ते खबरों में आगे देखिए, साइबर खतरा, अभिभावक रहे सतर्क, बच्चों को शिक्षित करें, सावधान करें, उनको साइबर से जुड़े क्राइम के बारे में बताएं और आप हो जाए नकली पुलिस के शिकार। कोटा में जालसाजों ने एआई के जरिए बनाई पुलिस अधिकारी की आवाज, और जयपुर में 2 में नकली पुलिस बन 5 महिलाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो देखिए, साइबर खतरा जो इस वक्त काफी ज्यादा है और कहीं ना कहीं लोग इसका शिकार हो रहे हैं, और ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। बात अगर कोटा की करें तो एआई से पुलिस अधिकारी की आवाज बनाई गई। जयपुर की अगर बात करें तो नकली पुलिस बनकर 5 महिलाओं से यहां पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें, और अभिभावक अपने बच्चों को भी इसे लेकर पूरी जानकारी जरूर दें। आगे बढ़ते केरल से खबर, सीएम पिनराई विजयन ने एक नया राग छेड़ दिया है। लोकसभा चुनाव को बताया सेक्युलरिज्म पर रेफरेंडम। सीएम विजयन अब करेंगे 20 क्षेत्रों का दौरा, और द हिंदू में इस खबर को लेकर विस्तार से फिलहाल जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के लिए हर राज्य में हर पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उनकी पार्टी की जीत हो, और इसीलिए लगातार अब यहाँ पर देखने को मिलेगा केरल सीएम पिनराई विजयन
जो कि नया राग छेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि 20 क्षेत्रों की एक लिस्ट यहाँ पर बना दी गई है और उन 20 क्षेत्रों का दौरा करते हुए सीएम खुद नजर आएंगे ताकि उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे हुए हैं उनकी जीत हो। इस बीच सीए के नियमों को लेकर संशय लगातार बरकरार है। जिनके आवेदन होंगे निरस्त उनके बारे में है अस्पष्टता। बंगाल की बात करें तो बंगाल में मतुआ समुदाय में भारी चिंता देखने को मिल रही है। मतुआ समुदाय चुनाव के बाद में सरकार से बातचीत भी करेगा। द हिंदू के हवाले से खबर तो जहां सीए को सरकार लगातार ये बता रही है और ये स्पष्ट कर रही है, कम्युनिकेट कर रही है जनता के साथ में कि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। वहीं विपक्षी दल और कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको लेकर लगातार संशय में है और लगातार ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बातचीत करने की जरूरत है। रंजना, बढ़ते खबरों में आके जस्टिस बीवी नागर रत्ना ने गवर्नेंस पर टिप्पणी की है। कहा विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों को ना रोकें, बेवजह कोर्ट के दखल से बचें और ये कोर्ट के लिए होती है असहज स्थिति। टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से खबर आपको बता रहे तो बेवजह कोर्ट के दखल से बचें, जस्टिस बीवी नागर रत्ना की ये टिप्पणी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कोर्ट के लिए असहज स्थिति होती है। गवर्नेंस पर ये टिप्पणी की गई है जस्टिस की तरफ से। कहा विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों को ना रोकें। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बताएंगे। मुंबई में बनेगा पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। देश में पहली बार ऐसा होगा। इससे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में समन्वय और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तीनों अंग मिलकर सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अब मुंबई में बन जाएगा पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन, जिसमें देश में ये पहली बार ऐसा मौका होगा जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों में आपसी समन्वय और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तीनों मिलकर सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई में एक दरअसल खुलासा हुआ है। 1974 में भारत ने श्रीलंका को एक द्वीप दिया था। आरटीआई में दरअसल सवाल पूछा जाता है और उसी बीच ये खुलासा हुआ है। कचाथीवू नाम का एक आइलैंड है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद था और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फैसला लिया और फैसला ये लिया कि उन्होंने द्वीप दे दिया श्रीलंका को। अब आरटीआई के जरिए दरअसल ये खुलासा फिलहाल हुआ है कि विवाद इस द्वीप को लेकर था, लेकिन उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने इस द्वीप को श्रीलंका को देने का फैसला किया जो कि भारत का था। इस बीच आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि राज बब्बर को कोर्ट से राहत और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि को निलंबित कर दिया है। एक मतदान के अधिकार से मारपीट का था पूरा मामला और इस बीच आपको बता दें कि एक मतदान अधिकारी के साथ में मारपीट का ये पूरा मामला था जिसमें राहत मिली है। राज बब्बर को 2 साल की सजा हुई थी। राजस्थान पत्रिका के हवाले से यह खबर। दरअसल साक्षी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मतदान अधिकारी से मारपीट ये मामला 1996 का है। इसमें दोषी करार किए गए कांग्रेस नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को बड़ी राहत देते हुए दोष सिद्धि के आदेश को निलंबित कर दिया है। तो राज बब्बर को हाईकोर्ट से कह सकते हैं रचना बड़ी राहत। अब बिल्कुल बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। मदरसा टीचर की हत्या के आरोपी हुए बरी। कासरगोड सेशन कोर्ट ने यह फैसला लिया है और 2017 में एक मस्जिद में इस हत्या की वारदात को अंजाम दी गई थी और 3 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था। लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही थी, सुनवाई की गई और अब देखिए मदरसा टीचर की हत्या के आरोपी बरी हो गए। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। पत्नी को भूत या पिशाच कहना टूटता नहीं। पटना हाई कोर्ट ने दिया ये फैसला। वैवाहिक अनबन होने पर कठोर शब्दों के इस्तेमाल को माना है सामान्य। नवभारत टाइम्स के हवाले से ये खबर है। अगर कुछ अनबन आपसी होती है और अगर कुछ ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो वैवाहिक अनबन पर कठोर शब्दों के इस्तेमाल को सामान्य माना गया है। पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि अगर आप अपनी पत्नी को कुछ कहते हैं तो ये क्रूरता नहीं है। देखिए पति एक दूसरे को भूत पिशाच कहकर बुलाना क्रूरता नहीं। पटना हाईकोर्ट इसी हेडलाइंस के साथ खबर अखबारों में भी है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि अलग रह रहे पति पत्नी एक दूसरे को भूत पिशाच कहकर पुकारना क्रूरता के समान नहीं है। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने ये टिप्पणी झारखंड से सटे बोकारो निवासी सहदेव गुप्ता और उनके बेटे नरेश कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई की और इस दौरान उन्होंने कहा है
याचिका में नरेश की तलाकशुदा पत्नी की शिकायत पर नालंदा जिले की अदालत में आदेश को चुनौती दी गई और पत्नी ने 1994 में पति और ससुर के खिलाफ दहेज में कार की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए शारीरिक और मानसिक यातना देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था और पिता पुत्र की प्रार्थना पर मामले को नवादा से नालंदा स्थानांतरित कर दिया गया। 2008 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पिता पुत्र को 1 वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई और सालों बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय के समक्ष उनकी अपील खारिज कर दी गई और पति पत्नी एक दूसरे को भूत पिशाच कहकर बुलाना क्रूरता नहीं। यही जिक्र पटना हाईकोर्ट की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए पटियाला से अगली खबर। केक खाने से बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। ऑनलाइन ऑर्डर से केक मंगवाया था, केक से पूरा परिवार बीमार पड़ गया। परिवार का आरोप है कि केक में जहरीला पदार्थ। बेकरी मालिक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो देखिए आजकल ऑनलाइन खाना बड़ा ऑर्डर करते हैं लोग, तो जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वो ज़रा समझ जाइए, क्योंकि कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं और ऐसे चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। पटियाला का ये पूरा मामला, केक खाने से एक बच्चे की मौत हो गई है। सबसे बड़ी बात कि पूरा परिवार ही बीमार पड़ गया। बेकरी मालिक पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको ऑनलाइन कुछ मंगवाना हो तो ऐसी जगह से मंगवाना चाहिए जो बिल्कुल 5 स्टार हो और जिसकी रेटिंग अच्छी हो। 5 स्टार यानी कि जिसकी रेटिंग अच्छी हो, 5 स्टार्स रेटिंग उसको दी गई हो। पलक, तो देखिए फिलहाल पूरा मामला पुलिस के संज्ञान में है। पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और क्वालिटी के ऊपर बड़े सवाल यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। लगातार के ऑनलाइन किस तरीके के खाने की बिक्री होती है उसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए और इस तरीके से कोई भी बेकरी या फिर कोई भी जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो रजिस्टर कैसे हो जाते हैं। इन सभी मामलों के ऊपर फिलहाल छानबीन लगातार जारी है। मामले के ऊपर पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। केक खाने की वजह से पूरा परिवार जहाँ बीमार पड़ गया, वहीं बच्ची की मौत की जानकारी मिल रही है और तस्वीर आपकी स्क्रीन पर फिलहाल। साक्षी, इस बच्ची के चेहरे की मुस्कान देखिए। बर्थडे था, जन्मदिन के दिन सबसे बड़ी बात कि केक ऑर्डर किया बाहर से, लेकिन जहरीला पदार्थ उसमें और बच्ची की जान चली गई। पूरे परिवार को पता भी नहीं होगा कि ऐसा होने वाला है और जश्न कब मातम में बदल गया, ये बहुत दुखदायी बात। और देखिए इस बीच खबरों का सिलसिला क्योंकि लगातार जारी, अगली खबर का रुख करते हैं। यूट्यूबर एलविश यादव से जुड़ी एक खबर जिसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सांपों के से क्रूरता के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है एलविश यादव के खिलाफ में। कोर्ट के आदेश पर एलविश पर केस दर्ज किया गया है। देखिए एलविश यादव बिग बॉस में आते हैं, बड़ा चेहरा बन के सामने आते हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग होती है, उनको अलग अलग तरीके से सम्मानित किया जाता है। लेकिन फिलहाल एलविश यादव अलग अलग मामलों में फंसते हुए नजर आ रहा है। खासतौर पर सांपों के जहर निकालकर जो बेचने का मामला था और ये पूरा जो मामला था उसमें एलविश यादव के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच पड़ताल चल रही है और अभी हाल फिलहाल में भी महिमा वीडियो एलविश यादव के वायरल हुए थे जिसमें भी वो फंसते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल, और ये भी खबरें थी कि वो खुद मान रहे थे कि हाँ ऐसा है, लेकिन मैं रेव पार्टीज में जाता नहीं था। दैनिक भास्कर का पेज है चौथा, जिसमें फिलहाल बताया गया है कि गाने की शूटिंग में दुर्लभ प्रजाति के सांपों का जहर इस्तेमाल करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर शनिवार को बादशाहपुर थाना पुलिस ने बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म 2 के विजेता और यूट्यूबर एलविश यादव और हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। 2 दिन पहले गुरुग्राम में एसीजीएम मनोज राणा की रिपोर्ट में एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए राहुल यादव, फाजिलपुरिया और एलविश यादव के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए थे और अब यह आदेश देने के बाद फिलहाल उनकी मुश्किलें बढ़ते हुए नजर आएगी। हेडलाइन है, कोर्ट के आदेश पर एलविश और फाजिलपुरिया के खिलाफ केस दर्ज। शिकायतकर्ता की याचिका पर मनोज कुमार राणा, एजीएम गुरुग्राम की कोर्ट के आदेश सीपीआरसी की धारा 156 के सेक्शन 3 के अनुसार एलविश यादव और गायक फाजिलपुरिया के गाने 32 बोर की शूटिंग के दौरान, देखिए गाना भी बताया गया 32 बोर की शूटिंग, और इसी के दौरान अवैध रूप से सांपों का प्रयोग करने का आरोप और अभद्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप भी फिलहाल लग रहे हैं और इसी पूरे मामले में फिलहाल एलविश यादव की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो एलविश यादव पर एफआईआर दर्ज और लगातार देखिए एलविश यादव की मुसीबतें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही। सांपों से क्रूरता के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात यहां पर शाहजहां शेख की करेंगे। संदेश खाली जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा ये शहर, और ईडी ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया। बशीरहाट जेल में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी, जमीन पर कब्जे के मामले में गिरफ्तारी हुई है। शाहजहां को सीबीआई ने भी अरेस्ट किया है और देखिए ईडी ने शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया, कल कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी ने जेल में पूछताछ में सहयोग नहीं करने पर निलंबित टीएमसी
नेता शाहजहां शेख को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया और ईडी ने बशीरहाट कोर्ट में अर्जी दाखिल कर शाहजहां शेख से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाहजहां को सोमवार को विशेष ईडी अदालत में पेश किया जाएगा और उससे संदेश खाली में जमीन हड़पने के मामले में बशीरहाट जेल में करीब 4 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। आपको ये भी बताते चले कि देखिए, यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों पर महिलाओं के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद ये मामला सामने आया और उसके बाद लगातार ये पूरी कार्रवाई होती हुई नजर आई और 51 दिन के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की गई थी। और तमाम जो नेता हैं, बीजेपी की अगर बात करें, कांग्रेस की बात करें तो टीएमसी को घेरती हुई नजर आई थी और लगातार ये पूरा मामला सामने आया निकल के, जिसके बाद प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम वहां पर पहुंची और 55 दिनों के बाद करीब फरार रहने के बाद शाहजहां शेख को 29 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 5 जनवरी को कथित राशन घोटाले में उनके घर की तलाशी लेने गई ईडी की टीम पर भीड़ के हमले के बाद से वो फरार था और गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने राज्य पुलिस से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। और अब चलिए बढ़ते हैं आगे। नगद चंदा लेने से खत्म हुई कांग्रेस की आईटी छूट। मेगा इंजीनियरिंग और कमलनाथ से 626 करोड़ रुपए कैश लिए थे। आयकर की धारा 13A में 2000 रुपए से ज्यादा कैश लेने पर देना होता है विवरण। कांग्रेस ने 626 करोड़ रुपए का विवरण न देने पर खत्म हुई थी उसकी छूट। दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर है। मेहमान जी बिल्कुल, देखिए, नगद चंदा लेने से खत्म हुई कांग्रेस की आईटी की छूट और मेगा इंजीनियरिंग से कैश लिए थे, इस तरह के आरोप फिलहाल लग रहे हैं। आगे बढ़ते, बेरोजगार छात्र को 46 करोड़ रुपए का नोटिस। आईटी विभाग ने नोटिस भेजा है। किसी ने छात्र के पैन कार्ड पर आपको बता दें कि फर्में बनाकर करोड़ों को कारोबार कर दिया। राजस्थान पत्रिका में इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। एक छात्र जो कि बेरोजगार, अब उसको 46 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है क्योंकि छात्र के पैन कार्ड पर किसी ने फर्में बना दी थी और करोड़ों का कारोबार भी किया है। यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं धोखाधड़ी का ये मामला उस छात्र के साथ और कंपनी के साथ भी। फिलहाल आईटी विभाग ने नोटिस इस छात्र को भेजा है। हालांकि छात्र ये कह रहा है कि इस तरह का कारोबार मैंने कोई किया ही नहीं क्योंकि मैं तो बेरोजगार हूँ, कोई कारोबार नहीं है मेरे पास। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसके पैन कार्ड का दुरुपयोग यहाँ पर किया गया। इसलिए बार बार लोगों से अपील की जाती है कि आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाइए और कई तरह के जो रूल और रेगुलेशंस लागू किए गए हैं उनको आप फॉलो कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर होते हैं और इससे नुकसान आपको काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इस बीच अगली खबर, बिना केंद्र के आदेश के नहीं होंगे बैंक खाते फ्रीज। मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है और उस आदेश में बताया गया है कि यूएपीए के मामलों के लिए ये आदेश दिए गए हैं। तमिलनाडु डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के खाते के किए गए हैं डी फ्रीज, क्योंकि पहले इनको फ्रीज कर दिया गया था, अब इन्हें डी फ्रीज किया गया है। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर। तो कुल मिलाकर केंद्र जब तक आदेश नहीं देता है तब तक कोई भी खातों को फ्रीज नहीं कर सकता है, बैंक खाते फ्रीज नहीं किए जाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने नया आदेश जारी किया है और इसी के तहत यूएपीए के मामलों के लिए आदेश दिए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि डी फ्रीज कुछ अकाउंट किए गए, तमिलनाडु डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट के खाते अब डी फ्रीज किए गए हैं इस आदेश आने के बाद में। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे बात अब मौसम के बदले हुए मिजाज की करते हैं। कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। हिमाचल में 172 सड़कें बंद। पंजाब हरियाणा की अगर बात करें तो आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की खबर। गेहूं की फसल को यहां पर काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अखबारों में भी इस खबर का जिक्र है। पंजाब के कई जिलों में बारिश और तूफान, हिमाचल और कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है और भारी बर्फबारी की वजह से देखिए रास्ते जाम पड़ गए हैं। बर्फबारी के चलते अटल टनल के साउथ पोर्टल पर बर्फ की चादर बिछी हुई नजर आई है। सड़कों से गुजरना लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में देखिए मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तो आंधी के साथ पंजाब की अगर बात करें तो तेज आंधी और बारिश की वजह से कई जगहों पर गेहूं, सरसों और फल की फसल को नुकसान पहुंचा है। शुक्रवार देर शाम आसमान में बादल छाने के बाद तेज हवाएं शुरू हुई, उसके बाद बारिश हुई और शनिवार तड़के 3 बजे आंधी की बढ़ने की वजह से बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई, जिससे लोगों को दोपहर के समय काफ़ी ज़्यादा पड़ रही गर्मी से कुछ राहत तो मिली, लेकिन गेहूं और सरसों की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। 1 अप्रैल से गेहूं की कटाई शुरू होने वाली और ऐसे में बारिश से किसानों की फसल नुकसान हो गई है, जिससे किसान भी चिंतित थे। लेकिन देखिए मौसम इस वक्त बदला हुआ है, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। पलक
बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो मौसम विज्ञानी उनका कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ में देरी की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। एक तरफ जहां पर लगातार आंधी तूफान ओलावृष्टि का दौर जारी है, दूसरी तरफ बात अगर दिल्ली एनसीआर की करें तो दिल्ली एनसीआर में पारा अचानक से हाई हो गया और अगर हम बात करें बीते दिन की तो 35.2 डिग्री सेल्सियस तक ये पारा पहुंच गया। कहने को मार्च अभी खत्म हो रहा है और ऐसे में अचानक से इतना ज्यादा पारा पश्चिमी विक्षोभ जलवायु परिवर्तन की वजह से लगातार जो है वो मौसम में परिवर्तन आ रहा है। पारा गिरा, तेज हवाएं चली, लेकिन उमस ने गर्मी बढ़ा दी है। दिल्ली नोएडा का हम जिक्र कर रहे हैं, अजब गजब मौसम की चाल यहाँ पर चल रही है। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम बदला देखा गया। आज शनिवार को तापमान देखा गया, तेज हवाएं इस दौरान भी देखी गई। अप्रैल के शुरुआती दिन में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया दिल्ली एनसीआर में। दिल्ली नोएडा में आंधी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। लगातार मौसम अचानक करवट ले रहा है। बात करें अब आने वाले महीने की यानी अप्रैल के शुरुआती दिनों की, तो यहाँ पर भी आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो एक तरफ पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश हो रही है, तूफान, लेकिन आपको बता दें कि मुश्किलें लोगों की बढ़ रही है। इसी बीच ये भी आपको बता दें कि फ्लाइट्स भी लेट। एक खबर है, दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट करीब 1 घंटा 15 मिनट लेट। तो दिल्ली ले फ्लाइट की अगर बात करें 1 घंटा लेट आज, और दिल्ली शिमला फ्लाइट 1 घंटा 25 मिनट लेट। और ये भी आपको बता दें कि ये फ्लाइट सुबह 8:35 पर दिल्ली से रवाना होगी। अब से कुछ मिनटों में फिलहाल रवाना होते हुए नजर आएगी। दिल्ली कोलकाता फ्लाइट 2:10 घंटा लेट है फिलहाल। 2 घंटा 10 मिनट लेट है फ्लाइट। और दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट की बात करें तो 1 घंटा 20 मिनट ये फ्लाइट लेट चल रही है। आपको बता दें कि 9:20 पर दिल्ली से फ्लाइट रवाना होने जा रही है। दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट 1 घंटा 20 मिनट लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 9:20 पर दिल्ली से रवाना होगी। वहीं दिल्ली पुणे फ्लाइट करीब 1 घंटा लेट चल रही है। 9:45 पर दिल्ली से रवाना होगी फ्लाइट। दिल्ली लग्जमबर्ग फ्लाइट भी करीब 3 घंटा लेट चल रही है। फ्लाइट सुबह 11:40 पर दिल्ली से रवाना होती हुई नजर आएगी। तो अगर आप भी फ्लाइट से सफर कर रहे हैं तो स्केड्यूल भारत 24 पर जरूर देख के ट्रैवल करिएगा।